अगला है गर्भ निरोधक उपायों को अपनाकर। अगला जो रोकने का उपाय है वो अपना है गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करके। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गर्भ निरोधक की विधियां, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक विधियां, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे पहली बात यह आती है कि गर्भ निरोधन कहते किसे हैं, गर्भ निरोधन क्या है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि माता के गर्भाशय में गर्भधारण को रोककर, माता के गर्भाशय में गर्भधारण को रोककर जनसंख्या वृद्धि को घटाना ही गर्भ निरोधन कहलाता है। अब गर्भ निरोधन किसमें उपयोगी है, तो जननशील दंपतियां हैं जो अपनी जन्निक अवस्था में जी रहे हैं, अर्थात एक ऐसा कपल जो अ, विवाह के बाद से लेकर के जब तक महिला में मेनोपॉज नहीं आ जाती है, रजोनिवृत्ति की अवस्था नहीं आ जाती है तब तक, क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पुरुष तो जब तक यौवन आरंभ में आ जाता है, यौवन आरंभ से लेकर के जब तक जीवित है तब तक स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती रहती है, शुक्र जनन की क्रिया होती रहती है। किंतु महिलाएं हैं वो अपनी प्यूबरिटी पीरियड से लेकर के और रजोनिवृत्ति अर्थात मिनोपोज लगभग 50 से 45 से 50 वर्ष की उम्र के बीच तक जननशील अवस्था रहती है, और इस अवस्था में वो अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणुओं की उत्पत्ति करती है। उन अंडाणुओं में यदि फर्टिलाइजेशन की संभावना पैदा होती है तो बच्चा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस क्रिया को रोकने हेतु माता के गर्भाशय में या जननशील माता के गर्भाशय में शिशु के इम्प्लांट यानी गर्भ के अंतरोपित होने को रोकना ही गर्भ निरोधन की विधियां कहलाती है। अब इन विधियों में कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं, तो सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका है प्राकृतिक विधियां, अर्थात प्रकृति में ऐसे उपाय किए जाए, प्रकृति में ऐसे तरीके ढूंढे जाए जिससे प्राकृतिक रूप से बिना किसी कृत्रिम साधन या रासायनिक साधन का उपयोग लिए ही या किसी सर्जिकल मेथड को उपयोग में लिए ही आप गर्भ धारण या फर्टाइल होने में बच सको। वो जो तरीके हैं वो गर्भ निरोधन की कृत्रिम विधियों के अंतर्गत, सॉरी, गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत आते हैं। अगला है रासायनिक विधियां। कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ यूज लिए जाते हैं जिनकी सहायता से गर्भ धारण को रोका जाता है, तो वो रासायनिक विधियां कहलाती है। तीसरी जो आपकी विधियां हैं वो है अंतःगर्भाशय युक्तियां, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अंतःगर्भाशय युक्तियों के रूप में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे मेडिकेटेड सबस्टेंस को गर्भाशय के अंदर आरोपित किए जाते हैं जो गर्भधारण की अनुकूलता को खत्म कर गर्भधारण यानी इम्प्लांट को रोकती है। और चौथा है रोधक उपाय, बैरियर मेथड। और पांचवा है स्थायी विधियां जिसको आप सर्जरी के द्वारा करते हैं। इससे पहले वाली जितनी भी विधियां थी वो अस्थायी विधियां थी। तो गर्भ निरोधन की जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट विधियां हैं वो है प्राकृतिक मेथड, प्राकृतिक विधियां। परिभाषा बहुत सिंपल है, गर्भ निरोधन के उपाय जिसमें बिना किसी रासायनिक भौतिक या बाह्य संसाधनों को उपयोग में लिए ही प्राकृतिक तरीकों से, अर्थात कुछ रहन सहन जनन करने के तरीके में ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे गर्भ निरोधन हो जाए या गर्भ का इम्प्लांट होने से रुक जाए, उसको गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधियां कहती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अर्थात आवधिक संयम बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? आवधिक संयम। क्या मतलब है इसका? आपको जब मैं मेंस्ट्रुअल पीरियड समझा रहा था, एमसी साइकिल, एमसी का जो पीरियड समझा रहा था उसमें अपन एक अवस्था देख रहे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो पीरियड जिसमें अंडोत्सर्ग होने की संभावना रहती है, उस अवस्था में यदि संभोग की क्रिया होगी, कोइटस की क्रिया होगी, मैथुन की क्रिया होगी, तो गर्भ धारण की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है। और उस अवस्था को आप कह रहे थे रिस्क पीरियड, नाम दिया था अपन ने रिस्क पीरियड। और उस रिस्क पीरियड में यदि कोई जननशील दंपति सेक्स, मैथुन या संभोग की क्रिया से बचे, संभोग की क्रिया नहीं करे, तो उस अवस्था को कहते हैं आवधिक संयम, अर्थात किसी एक अवधि विशेष
कौन सी अवधि? जिसमें ओवुलेशन होता है। आप देख रहे हैं कि अंडा है वो भी 48 घंटे तक, 48 आवर तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जीवित रहते हैं, और जो स्पर्म है वो भी मादा जननांगों में 48 घंटे तक जीवित रहते हैं। 48 और 48 96 यानी 96 हावर का जो टाइम पीरियड है, उस अवस्था में संभोग करेंगे, या उस टाइम पीरियड में यदि मैथुन की क्रिया होती है तो फर्टिलाइजेशन की संभावना सबसे अधिक रहती है। उस अवस्था में मैथुन से बचकर और गर्भ निरोधन यदि किया जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, अर्थात आवधिक संयम। और इस अवधि में मैथुन न करके और गर्भ निरोधन को उपाय या गर्भ निरोधन को करना नेचुरल या प्राकृतिक विधि कहलाती है। अगला है विथड्रॉल, अर्थात बाहिर वीर्य स्खलन। विथड्रॉल, बहिर्वीर्य स्खलन। जनन सक्षम दंपतियां जब मैथुन की क्रिया करते हैं, उस मैथुन क्रिया के समय यदि इंसिमिनेशन की क्रिया, जो वीर्य सेचन की क्रिया होती है, जिसमें नर अपने मैथुनांगों की सहायता से मादा के योनि मार्ग में शुक्राणुओं को छोड़ता है, उन उस क्रिया में शुक्राणु जब छोड़ने होते हैं, अर्थात मैथुन में जब सीमन इंसिजन की क्रिया होनी होती है, उससे पहले ही नर अपने मैथुनांग अर्थात पेनिस को मादा के जननांगों से बाहर निकालकर वीर्य सेचन की क्रिया बाहर कर दे, तो इस क्रिया को कहते हैं बहिर्वीर्य स्खलन, अर्थात मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य को मादा जननांगों में नहीं जाने देना। उससे पहले ही मैथुन नर अपने मैथुनांग को यानी सीसन को वेजाइना से बाहर निकालकर शरीर से बाहर वीर्य का स्खलन कर दे, तो इस क्रिया को बहिर्वीर्य स्खलन या विथड्रॉल क्रिया कहते हैं, जो जो गर्भ निरोधन की एक प्राकृतिक विधि है। अगला है लैक्टेशनल एमनोरिया, इसको कहते हैं अनार्तव। अनार्तव दुग्ध स्त्राव जन्य अनार्तव। डिलीवरी के उपरांत माता में अपने स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रावण की क्रिया होती है, और इस दुग्ध स्त्रावण की क्रिया के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। वो माता या लैक्टेशन पीरियड दुग्ध स्त्राव जन्य काल में माता के स्तन ग्रंथियों में उपस्थित कुपिकाओं के चारों ओर उपस्थित मायो एपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन की क्रिया को प्रेरित करती है, जिससे दुग्ध का स्त्रावण होता है और वो दुग्ध पान करके विकासशील शिशु अपना संपूर्ण परिवर्धन दर्शाता है। तो इस क्रिया के दौरान अर्थात डिलीवरी से 4 से 6 महीने के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, उसको कहते हैं स्तनपान जन्य अनार्तव या दुग्ध स्त्राव जन्य अनार्तव। स्तन पान जन्य अनार्तव भी कहते हैं या दुग्ध स्त्राव जन्य अनार्तव भी कहते हैं, जब तक माताएं अपने विकासशील शिशु को दुग्ध पान कराती है, अर्थात डिलीवरी के 4 से 6 महीने और कभी कभी 12 महीने तक भी वापस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अधिक रहने से रक्त में ऐसी स्तनपान जन्य जो माताएं होती है, उनके रक्त में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल या स्तर अधिक होने से गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रावण हाइपोथैलेमस से नहीं होगा। वो हार्मोन नहीं स्रावित होने से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच और एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रावण भी नहीं होगा। ये दोनों हार्मोन जब तक नहीं निकलेंगे तब तक वापस एमसी चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभन नहीं होगा, अर्थात वापस पीरियड शुरू ही नहीं होंगे, अर्थात अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा, अर्थात फर्टिलाइजेशन की कोई संभावना नहीं रहती। ये क्रिया भी बिना किसी बिना किसी कृत्रिम या रासायनिक या भौतिक अवरोध को उपयोग में लिए प्राकृतिक रूप से संपन्न हो रही है, अतः इसे भी गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधि कहते हैं, और ये विधि है स्तनपान जन्य आर्तव अनार्तव। अब इन तीनों विधियों में प्राकृतिक जो विधियां हैं, जो तीनों तरीके हैं, इन तरीकों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इन तरीकों से कोई दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होने हैं।
साथ ही साथ इनमें से जो ये दूसरा तरीका है, वो जो विथड्रॉल, जो बाह्य वीर्य स्खलन की जो विधि है, वो ज्यादा मतलब कारगर नहीं होती है, क्योंकि चरम स्थिति में जब होता है तब वीर्य का बाहर स्खलन होगा नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं रहती। बाकी सारी विधियां अपने आप में अच्छी है। अब दूसरा जो विधि है, दूसरी जो गर्भ निरोधन की विधि है, वो है केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां। इसमें दो प्रकार के रासायनिक पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं। पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। रासायनिक विधियों में क्या है, गर्भ निरोधन के वे उपाय जिसमें जनन सक्षम दंपतियों द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ, कुछ ऐसे रसायनों, कुछ ऐसी मेडिसिन को प्रयोग में लिया जाए जो गर्भ निरोधन को प्रेरित करते हैं या गर्भ धारण को रोकते हैं, उन्हें गर्भ निरोधन की रासायनिक विधियां कहते हैं। सबसे पहला है उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब है मुख द्वारा ली जाने वाली रासायनिक पदार्थों से निर्मित कुछ विशिष्ट प्रकार की टैबलेट या गोलियां जो गर्भ निरोधन को रोकती है, उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उनमें मुख्यतः एस्ट्रोजन प्लस हार्मोन 3:1 में उपस्थित रहते हैं। ये क्या करते हैं, यदि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ये क्या स्टेरॉइड होते हैं, इन हार्मोन को यदि कोई माता अपने मुख के द्वारा ले रही है, एक निश्चित टाइम पीरियड के साथ ले रही है, इसमें जो भी टैबलेट्स का एक किट आता है, उस किट के ऊपर पहले से विशेष प्रकार के निर्देश लिखे होते हैं कि कब से आपको गोली शुरू करनी है, काली गोली कब लेनी है, सफेद गोली कब लेनी है, और ये गोलियां आपके शरीर में क्या क्या करती है। इन सारी बातों को इंडिकेशन के रूप में उस टैबलेट के ऊपर या साथ में एक पैम्पलेट बना करके डाला होता है, उस पर लिखा होता है। फिर भी होता क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में मुख्यतः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। वो हार्मोन क्या करते हैं, जैसे ही ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कोई महिला अपने शरीर में लेती है, मुख्यतः महिलाओं द्वारा उपयोग में ली जाती है, माताओं द्वारा उपयोग में ली जाती है, तो जब ये गोली जाती है तो उसके रक्त में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही रक्त में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी तो फीडबैक के द्वारा संकेत जाते हैं किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण नहीं होगा। वो नहीं होगा तो वो करता क्या है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एलएच और एफएसएस के स्रावण को प्रेरित करता है। ये नहीं निकलेगा तो ये दोनों आएंगे नहीं, ये दोनों नहीं आएंगे तो ग्राफियन पुट्टी का है, ग्राफियन फॉलिकल है, वो बनेगी नहीं, बनेगी नहीं तो ओवुलेशन होगा ही नहीं, ओवुलेशन होगा ही नहीं तो फिर गर्भधारण की कोई संभावना बनेगी नहीं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कुछ गोलियां ऐसी होती है जो प्रतिदिन ली जाती है, उदाहरण है मालाडी। कुछ गोलियां हमेशा ली जाती है, अर्थात महीने में 21 दिन लेनी होती है। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, सिक्रेशन पीरियड होता है, उस टाइम में ये गोलियां नहीं ली जाती है। सिक्रेशन पीरियड में इन गोलियों को नहीं लिया जाता है, और ये गोलियां उसके शेष जो 21 दिन होते हैं उन दिन में प्रतिदिन एक गोली ली जाती है, जिसमें ये हार्मोन इस अनुपात में उपस्थित रहते हैं और केमिकल रूप से गर्भ निरोधन को प्रेरित करते हैं। दूसरी जो है वो साप्ताहिक ली जाने वाली गोली है, और वो है सहेली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सर्वाधिक मात्रा में महिलाओं द्वारा उपयोग में ली जाने वाली गोली सहेली गोली होती है, जो सप्ताह में एक टैबलेट लेनी होती है, और इस गोली के अंदर नॉन स्टीरॉयडल सेंटक्रोमिन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहता है। सेंटक्रोमिन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहता है जो गर्भाशय के अंदर की जो विस्कोसिटी है उसको बढ़ा करके शुक्राणुओं की मूवबिलिटी को कम करता है और गर्भ निरोधन को प्रेरित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सहेली गोली। दूसरा जो तरीका है वो है इंट्रामस्कुलर, अर्थात पेशीगत, अंत पेशीगत कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ लिए जाते हैं, जिसमें भी स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। जैसे सबसे अधिक मात्रा में जो प्रयोग में आने वाला जो इंजेक्शन है वो है अंतरा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम में अंतरा इंजेक्शन चलता है। इस अंतरा इंजेक्शन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को महिला की मांसपेशी के अंदर डाल दिया जाता है, और वो निश्चित मात्रा में महिला की मांसपेशी में पहुंच करके और फिक्स मात्रा में हमेशा ब्लड के अंदर जाता रहता है, और ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अधिक रहेगी तो आप जानते हैं कि जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अधिक रहेगी तब तक ओवुलेशन होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ऐसी महिलाओं में एमसी चक्र भी, एमसी है वो भी
स्टॉप हो जाती है और उनके रक्त का जो बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी बढ़ जाता है, थोड़ी हेल्थी भी हो जाती है। तो जो मांसपेशीगत लिए जाने वाला अंतरा इंजेक्शन है वो भी एक उपयुक्त गर्भ निरोधन साधन है जिसको अधिकांश महिलाएं उपयोग में लेती है। जो तीसरी विधियां हैं वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंत गर्भाशय युक्तियां। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे मेडिकेटेड चीजें होती है, कुछ ऐसे लूप्स होते हैं जो माताएं अपने गर्भाशय के अंदर, जनन सक्षम माताएं अपने गर्भाशय के अंदर अंतरोपित करके और गर्भ निरोधन को प्रेरित कर सकती है और इससे भी गर्भ निरोधन होता है। उनमें से सबसे पहली जो तरीका है वो है औषधि रहित कुछ लूप्स भी आते हैं। औषधि रहित कुछ लूप्स ही आते हैं जिसको लिप्पेस लूप कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गर्भाशय के अंदर आरोपित होते हैं, इनसे कोई विशेष प्रकार की मेडिसिन नहीं निकलती है, फिर भी ये गर्भाशय की जो म्यूकस है, जो आंतरिक वातावरण है, उसमें विस्कोसिटी को बढ़ा करके और गर्भ निरोधन को प्रेरित करते हैं, गर्भ निरोधन होता है। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कुछ कॉपर धातु से बनी हुई ऐसी युक्तियां होती है जिनको गर्भाशय के अंदर अंतरोपित किया जाता है और वो निश्चित मात्रा में कॉपर आयन का स्रावण करती है। ये शुक्राणुओं की मूवेबिलिटी और शुक्राणुओं की लाइफ यानी लाइफ स्पाइन को खत्म कर देती है जिससे गर्भ धारण नहीं होता है। उदाहरण है इसका सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग आने वाली जो युक्ति है वो है कॉपर टी। कॉपर टी ये टी आकार का एक ऐसा कॉपर से बनी हुई इंस्ट्रूमेंट होती है। यहाँ पर इसके ऊपर कॉपर की जो है वो तार उपस्थित रहती है और ये रबड़ से बनी हुई ऐसी टी आकार की युक्ति रहती है। यहाँ पर इसके पीछे एक धागा रहता है जिसको विशिष्ट प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर के द्वारा जनन सक्षम माता के गर्भाशय के अंदर अंतरोपित कर दिया जाता है जिनसे कॉपर आयन है वो मुक्त होते रहते हैं जो गर्भ धारण को रोकने में सहायक होता है। कॉपर टी इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगला इसका जो उदाहरण है वो है कॉपर 375। ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं, सबका जो मेथड है गर्भ निरोधन का जो तरीका है सब में वो एक ही प्रकार का होता है। मल्टी लोडेड कॉपर 375 भी होता है और एक कॉपर 7 भी होता है। ये नाम इनके अलग अलग, ये टी आकार की है, मल्टी लेडेड कॉपर 375 होता है। इसमें भी कॉपर आयन मुक्त होते हैं अर्थात गर्भ निरोधन के सब में तरीके सब में एक ही रहते हैं। तो कॉपर रिलीजिंग करने वाले इंट्रायूटेराइन डिवाइस भी है होते हैं जो गर्भ निरोधन को प्रेरित करते हैं। अगला है प्रोजेस्टाटस। ये एक विशेष प्रकार के प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करने वाले अंतर्गर्भाशयी युक्तियां होती है जिनको गर्भाशय के अंदर अंतरोपित कर दिया जाता है जो निश्चित मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के अंदर की जो विस्कोसिटी है, श्यानता है, उसको बढ़ा देती है जिससे शुक्राणु की गतिशीलता खत्म हो जाती है और शुक्राणुओं की गतिशीलता खत्म होने से वो शुक्राणु अंडवाहिनी ओविडक्ट के एम्पुला पार्ट में उपस्थित अंडाणुओं तक नहीं पहुंच पाते हैं जिससे गर्भ धारण नहीं हो पाता है। तो यह है इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो गर्भ धारण को रोक रही थी। अगला है रोधक उपाय, बैरियर मेथड। ये कुछ ऐसी भौतिक इंस्ट्रूमेंट या भौतिक उपकरण होते हैं जिनको नर या मादा के द्वारा मैथुन के समय उपयोग में लेकर के शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोका जाता है, इसलिए इनको बैरियर मेथड या रोधक उपाय कहते हैं। इस उपायों में एक तो कॉन्डोम है। कॉन्डोम्स जो मुख्यतः मैथुन क्रिया के समय मेल द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं और दूसरा कोइटस के समय कुछ विशेष प्रकार के लूप्स होते हैं जो मैथुन क्रिया के समय सर्विक्स के अंदर पहन लिए जाते हैं जो शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक जाने से रोकते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के लूप्स हैं और कुछ विशेष प्रकार के कंडोम्स होते हैं जो नर और मादा दोनों द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं जो मैथुन क्रिया के समय उपयोग में लेकर के और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोका जाए। तो इस गर्भ निरोधन के जो उपायों को है उनको रोधक उपाय या बैरियर मेथड कहते हैं। अगला पांचवी विधि है वो स्थायी मेथड है
ये जो विधियां थी वो सब की सब अस्थायी होती है। जब तक इन विधियों को प्रयोग में लोगे तब तक गर्भधारण नहीं होगा, और जैसे ही गर्भधारण की इच्छा हुई तो आप इसको प्रयोग में लेना बंद कर दो और आपके वापस गर्भधारण की क्रिया हो जाती है। साथ ही साथ कुछ इमरजेंसी गर्भ निरोधक मेडिसिन भी प्रयोग में ली जाती है। उसके रूप में एक टैबलेट आती है अनवांटेड 72। ये टैबलेट अनचाहे गर्भ यानी किसी के साथ जबरदस्ती मैथुन की क्रिया हो गई है या बलात्कार हुआ है या यूं कह दें कि असंयमित मैथुन की क्रिया हो गई है और उसमें फर्टिलाइजेशन की गुंजाइश अधिक बन रही है, तो महिला द्वारा ली जाने वाली 74 आवर यानी 72 घंटे के अंदर अंदर एक विशेष प्रकार की टैबलेट ली जाती है जिसमें लिनोगैस्ट्रोस्टिरॉल सॉल्ट होता है, जो गर्भ के इम्प्लांटेशन को रोकता है। अर्थात फर्टिलाइजेशन हो भी गया है यदि, तो भी गर्भ का इम्प्लांटेशन नहीं होगा और उसको अनवांटेड 72 के रूप में उपयोग के लेकर के और गर्भ निरोधन में प्रयोग में ली जा सकती है।